अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सदर ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देकर फिर वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन किसी नर्म समझौते पर आमादा नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया समझती है कि अगर वो ईरान को महदूद जंगबंदी, जुज़वी पाबंदियों में नरमी और आबना हुर्मुज़ के नए सियासी नॉर्मल के साथ कबूल कर लेते हैं तो ये तेहरान की स्ट्रेटेजिक कामयाबी होगी। यही वजह है कि ट्रंप न सिर्फ ईरानी तजावीज़ मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि वो अपने हामियों के सामने एक सख्त डील का तासुर भी कायम रखना चाहते हैं। नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात उनके सामने हैं और वो ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसे ओबामा दौर के जौहरी मुआहिदे से ज्यादा सख्त और जारहाना तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन जमीनी हकायक ट्रंप की ख्वाहिशात से मुख्तलिफ हैं। अमरीकी CIA के मुबैना जायजे के मुताबिक ईरान अमरीकी नाकाबंदी और माशी दबाव को कम अज कम मजीद 4 माह तक मुकाबला कर सकता है। अगरचे अमरीकी इंटेलिजेंस के बाज़ ओहदेदार इस दावे को मुस्तरद कर रहे हैं और कहते हैं कि नाकाबंदी ईरान के माशी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, मगर इस बहस का सामने आना ही इस हकीकत को जाहिर करता है कि अमरीका को फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। यही वो नुक्ता है जो ट्रंप के लिए सियासी दर्द सर बनता जा रहा है। ईरान के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी इसी कमजोर अमरीकी पोजीशन को हदफ बनाया है। उनका कहना है कि ईरान के मुतालिबात माकूल और जिम्मेदाराना हैं, जबकि अमरीका यक तरफा और गैर माकूल रवैया इख्तियार किए हुए है। बकाई ने ईरानी मौक़िफ़ को सिर्फ जौहरी या अस्करी मसला नहीं बल्कि खित्ते के अमन, समंदरी सलामती और मुंजमद असासों की वापसी के मुतालिबात के तौर पर पेश किया है। क्या ईरान ये तासुर दे रहा है कि वो महज मुज़ाहमत नहीं कर रहा बल्कि खलीज में एक नए सियासी और माशी निज़ाम की तश्कील चाहता है? यही तसव्वुर मुज्तबा खामनाई के उन 10 निकात में भी नुमाया नजर आता है जो खलीज फार्स और अपनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के हवाले से सामने आए हैं। इन निकात का मरकजी ख्याल यह है कि खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी अदम इस्तेहकाम की जड़ है। खलीज के पानियों पर इलाकाई ममालिक का मुश्तरका हक है और आबनाए हुर्मुज़ का नया इंतज़ाम गैर मुल्की असर से आज़ाद होना चाहिए। मगर इन तमाम निकात में सबसे अहम नुक्ता यह है जिसमें यह कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम के माशी फ़वाइद ईरानी अवाम को हासिल होंगे। गोया ईरान अब हुर्मुज़ को सिर्फ दिफाई या अस्करी मसला नहीं बल्कि अपने माशी मुस्तकबिल, इलाकाई असर व रसूख और स्ट्रेटेजिक बरतरी के तौर पर देख रहा है। आलमी मीडिया को तवक्को थी कि ट्रंप के दौरे चीन से पहले ईरान और अमरीका किसी न किसी मंतकी अंजाम या कम अज़ कम मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप सिर्फ 2 दिन बाद बीजिंग पहुंच रहे हैं, मगर क्या इतने कम वक्त में कोई बड़ी पेशरफ्त मुमकिन है? दूसरी तरफ ईरान भी हुर्मुज़ पर कायम न्यू नॉर्मल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि अब इस तातुल का बड़ा जिम्मेदार कौन है? ईरान जो अपनी नई इलाकाई ताकत पर आमादा नहीं, या अमरीका जो ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम किए बगैर मुकम्मल फतह चाहता है? इसी जाविये पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। तजावीज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल, ट्रंप अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ख़्वाहां, ईरान खतरनाक तातुल का बड़ा जिम्मेदार कौन? मुकम्मल फतह का ख्वाहिशमंद अमरीका या नई इलाकाई हकीकतों को मनवाने पर मुसर ईरान? ज़ैगम साहिब। आयशा, आपको याद है कि 2 हफ्ते पहले जर्मन चांसलर फ्रेडरिख मर्ज ने क्या कहा, जिस पर ट्रंप साहब बड़े नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ईरान ट्रंप को ह्यूमिलिएट कर रहा है। देखिए, आप जब बहुत ही छोटी थी या शायद नहीं थी, उस ज़माने में जब पाकिस्तानी दुबई में जाया करते थे और वहाँ काम नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी, ख्वार होके नुकसान उठा के वापस आते थे तो वो एक काम करते थे, वो उधार शुधार मांग के एक टेप ख़रीदते थे और टेप बगल में डाल के लाया करते थे। बड़ी सी टेप हुआ करती थी ताकि वापस आएँ तो तासुर ये मिले कि शहज़ादा जो है वो दुबई से कुछ कमा के लाया है, खाली हाथ नहीं आया। अब ट्रंप का मसला ये है कि यहाँ से वापस जाना है। कैसे? ईरान तक तो आ गए, अब वापस कैसे जाएं? और बगल में कोई टेप जो है वो डाल के जाना है कि देखो ये मैं कमा के लाया हूँ, और ईरान वो टेप नहीं दे रहा। ये है ट्रंप का मसला। तो इस वक्त उनका मसला ये है कि ट्रंप को अगर आप देखें तो वो मुसलसल सख्त दबाव डाल के कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को टेबल पर लाया जाए और अपनी शराइत मनवाई जाए, लेकिन ये जो उनकी मैक्सिमलिस्ट प्रेशर की पॉलिसी है ये फेल हो रही है। पहले शदीद ताकत इस्तेमाल करके, लीडरशिप को ख़त्म करके, बम्बारियां करके उनका ख्याल था कि केव इन कर जाएगी ईरानी क़यादत, हमारी बात मान जाएगी।
जो चीज़ें हम चाहते हैं वो मिल जाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर हुर्मुज़ का ब्लॉकेड कर दिया कि उससे दबाव पड़ेगा ईरान की मईशत पर। देखिए वो भी काम नहीं किया। आपने खुद बताया कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ये कह रही है कि 4-6 महीने ईरान निकाल जाएगा। दुनिया कैसे निकालेगी? यूरोप कैसे निकालेगा? अमेरिका कैसे निकालेगा? 1 महीने के बाद तो यूरोप वालों के पास जेट उड़ाने का ईंधन भी नहीं होगा और 1-2 महीने में दुनिया की बस हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा जी अंदर चलते हैं, हम नेवी लेकर आते हैं और हुर्मुज़ को खुलवाते हैं। व्हाट ए ह्यूमिलिएशन। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो नेवी जो हरकत में आया करती थी तो दुनिया कांप जाया करती थी। एक मुल्क के लिए उनका एक जो बेड़ा है वो काफ़ी हुआ करता था। कुछ नहीं कर सके और पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाया कि पाकिस्तान ने कहा तो हम इसलिए भाग लिए। चलो अच्छी बात है, पाकिस्तान की जो है वो इज्जत बन गई। साहब तो ट्रंप खाली हाथ चाइना पहुंचे बार बार वो कहते हैं उसके साथ? जी माफ कीजिएगा, मैंने कहा ट्रंप जब खाली हाथ चाइना पहुंचेंगे अगले चंद घंटे, बस क्योंकि दुनिया की बड़ी उम्मीद थी कि जाने से पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहां भी हम डिस्कशंस कर रहे थे, हम खुद ये बात कर रहे थे कि इस विजिट से पहले ट्रंप कुछ ना कुछ फाइनलाइज कर चुके होंगे। देखिए चाइना के पास खाली हाथ जाने का मसला नहीं है, वो तो एक डिप्लोमेटिक बात होती है अगर ये मसला हल हो जाता। मसला है अमेरिका वापस जाने का, इस जंग को बगैर फतह के ऐलान के ख़त्म करने का। एक ऐसी जंग जिसमें बदतरीन नाकामी अमेरिका को हो चुकी है। आप खुद अमेरिका के जो टॉप मैगजीन हैं, टॉप डिफेंस एनालिस्ट हैं, टॉप सिक्योरिटी की उनकी जो पब्लिकेशंस हैं उनको पढ़कर देख लीजिए। वो कहते हैं कि ये ऐसी जंग है जिसके जो नुकसानात हैं और जो असरात हैं किसी भी माजी की जंग से ज़्यादा अमेरिका को हॉन्ट करेंगे और बहुत ही कम वक्त। हुर्मुज़ अगर खुल भी जाती है तो मुझे बताएं हुर्मुज़ की तलवार तो वो अपने ऊपर, यूरोप के ऊपर, दुनिया के ऊपर लटका के जा रहे हैं ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये तो अब खत्म नहीं हो सकती, चाहे हुर्मुज़ खुल भी जाए। तो एक नई रियलिटी के साथ वापस जा रहे हैं। अब उनको जो वो न्यूक्लियर डील चाहते थे, अब मसला ये है कि शायद पहले वाले मुज़ाकरात जितनी भी बात ना मिले, JCPO से थोड़ी सी शायद उनको बेहतर मिले, लेकिन ईरान जो चाहता है वो चाहता है कि कम अज कम उस पे सैंक्शंस खत्म हो, उसके एसेट्स वापस मिले, फ्रीज हो जाएं, ठीक हो, ब्लॉकेड खत्म हो। वो अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिए हुए है। जाहिर अच्छी बात तो ये है कि दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से पीछे हटें, लेकिन उसका जो तरीकाकार ये है कि एक फेज प्रोसेस हो, मरहलावार तौर पर आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक। और ईरान ने कहा भी कि हम तीन स्टेप्स ड्रा धमका के रास्ता निकाल लूंगा, और वो अभी तक मुमकिन नहीं। हमने भी यही कहा, चीन ने भी यही कहा, दुनिया भी यही कह रही है, सिर्फ ट्रंप को अकल नहीं आ रही। शहजाद साहब, ईरानी तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर ट्रंप ने नाकाबिले कबूल कह दिया है। अब ये फरमाइएगा, यहाँ दो मामलात नजर आते हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज भी बात की, एक सख्त जौहरी मुआहिदा या आबनाए हुर्मुज़ पर न्यू नॉर्मल। कौन सी शर्त वाकई मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है ट्रंप के लिए, ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के लिए, अमेरिका के लिए? आयशा, लम्हे भर को ये सोचते हैं कि ट्रंप नहीं था और ये जंग भी ना हुई होती, लेकिन ईरान जिस किस्म का ईरान था जंग से पहले उसी किस्म का ईरान होता। एक दिन ईरान में किसी सरफिरे को ख्याल आता और वो कहता कि आज मैं हुर्मुज़ बंद कर दूंगा। ना ट्रंप है, ना अमेरिका है, ना इसराइल ने हमला किया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस सरफिरे ने उठा लिया, उसने बंद कर दिया। और उसके बाद पिछले 3-4 माह में जो हालात हो गए दुनिया के, वो यही हालात यहाँ पे पहुंच जाते। ऐसी सिचुएशन में दुनिया जो कि इस असर से गुजर रही है, उनके तासरात, इसके असरात से गुजर रही है, वो क्या अमल उठाती, वो क्या करती? ऐसे ही तमाशा देखती बैठ के नहीं कि ईरान ने हुर्मुज़ बंद कर दिया, तालियां बजाइए सब मिलके, वाह क्या बात है, कितना कमाल का उनका ये कदम था। तकलीफ जब होती है जब किसी को, तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करेगा ना, चाहे वो GCC कंट्रीज होती, चाहे पाकिस्तान होता, चाहे हिंदुस्तान होता, चाहे बाकी ममालिक एशिया के होते। तो ये है हमारा सबसे बड़ा मसला। जब हम किसी भी चीज को ट्रंप के प्रिज्म से देखते हैं, अमेरिका के प्रिज्म से देखते हैं, इसराइल के प्रिज्म से देखना बिल्कुल जायज है। मैं उसके बिल्कुल उस तरीके से, यानी वो तो हम बात बहुत दफा कर चुके, लेकिन जब हम सिर्फ एक ही प्रिज्म से देखते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे जो हो रहा है जायज है। लेकिन जो ही वो प्रिज्म हटा दिया जाए तो लगता है कि यार ये कतई कलामी की माज़रत शहजाद साहब, मगर ट्रंप ने या इस जंग ने चले, इस जंग ने क्या ईरान को वो लेवरेज नहीं दे दी कि उसको उस प्रिज्म से देखा गया और उसको वो सहूलत मिल गई कि उसने ये सब किया? अब कर ले, आ जाए उसी बात पे वापस आ जाए जो मैं कह रहा हूं, इसको चलने दे आगे जरा। तो इसका मतलब ये है कि वो, अगर ये जंग ना हुई होती, ट्रंप ना होता, ट्रंप जिंदा ही ना होता, बंदा ही किसी नाम का ट्रंप पाक अमेरिका में होता ही ना। अच्छा, और ये मामला भी ना हुआ होता और ये ईरान सर फिरा
उठा के ये कर देता तो दुनिया का क्या असरात होते। ठीक है, समझ आ गई ना दुनिया को कि दुनिया किस असर से गुजर रही है। जब हम दुनिया प्रिज्म एक से देखते हैं तो हमें लगता है वाह 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 क्या कमाल कर दी। और जब दूसरे प्रिज्म से देखते हैं कि हमारी जो गुर्बत है दुनिया की, वो 80 करोड़ से अब 120 करोड़ पे चली जाएगी अगर ये 2-3 माह और चली है जंग इसी तरीके से, और मईशत इसी तरीके से तबाही की तरफ जाती रही। यानी 4 करोड़ लोग और दुनिया में इन अगले 3-4 माह में गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर, अपने अपने माशरे के अंदर, ये बाकी गरीब मुल्कों के अंदर। तो जब हम उस प्रिज्म से देखते हैं तो लगता है यार बड़ा सरासर ज्यादती है, ये कैसी ब्लैकमेलिंग है यार। एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है, उधर से कल इंडोनेशिया कर देगा, फलाना कहीं और से कर देगा, बाबल मंदेब में कोई और कर देगा। तो तमाम जो तरीके थे जिससे कि दुनिया को हमने निजाम को लेके चल रहे थे, वो तो बिल्कुल मलियामेट हो गया ना, हिल गया अपनी जगह से। मगर सर अच्छा, अब आ जाते दहाइयों में ये हैं बात नहीं हुई है, रीजन दी गई है, तो फिर ईरान को फिर बात वहीं आ जाती है, ईरान कर क्यों रहा ये सब? हाँ, तातुल का जिम्मेदार है ना, तातुल। ईरान आज, ईरान को भी तो तकलीफ हो रही होगी ना, लेकिन ईरान को कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मरे मरे सब मरे, जीसीसी के साथ उसकी नफरत है, उसकी दुश्मनी है, उनको तो मारेगा मारेगा ना। वो बाकी हमें भी मार रहा है, दुनिया को बाकी को भी मार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई कहीं थोड़ा बहुत ख्याल आता है कि यार मुझे ठीक है, उसकी अपनी, मैं उसकी आता हूँ हकूक की तरफ भी, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ कहीं ये ख्याल आता है कि मुझे भी थोड़ा सा कोई रवैया अपना तब्दील करना चाहिए। तातुल का शिकार क्यों है? सही। पहले दोनों, अब ट्रंप को ले आते हैं वापस, पहले दोनों पानी से खेल रहे थे, अब दोनों आग से खेलना शुरू हो गए हैं और उस नैज पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये आग से खेलना शुरू कर देंगे। अब आग के बाद अगला मरहला क्या है वो खुदा ही जानता है, लेकिन आप एक ऐसे ट्रंप को, जो ट्रंप अब आ गया और वो ट्रंप वही है जो है, उसको आप कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा क्या कि वो पता नहीं किस लेवल तक जाएगा, मुझे नहीं मालूम कहां पे बात जाएगी, किस किस्म की आग के अंदर लेके जाएगा। बहरहाल ईरान के हकूक की बात है, आपने कहा ईरान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। ईरान के हकूक में ये दो चीजें शामिल नहीं है, जौहरी हथियार शामिल नहीं है। पाकिस्तान भी नहीं चाहता ईरान जौहरी हथियार बनाए, कोई दुनिया का मुल्क नहीं चाहता ईरान जौहरी हथियार बनाए, ये वाज़ेह होना चाहिए हमें। दूसरी बात, हुर्मुज़ पे कंट्रोल उसके हक में नहीं है, हकूक में नहीं। ये दो चीजें छोड़ दे, जौहरी हथियार और हुर्मुज़ पे कंट्रोल, मैं देखता हूं कि ट्रंप कैसे, क्योंकि ट्रंप तो उस अरीना से भागना चाह रहा है, वो तो चीन जाना चाह रहा है, वो तो ताइवान जाना चाह रहा है, वो तो साउथ चाइना सी जाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि पहले ट्रंप मुझे कुछ दे, वो कहता है फिर मैं हुर्मुज़ बाद में बात करूंगा, पहले सैंक्शन हटा दो फिर मैं हुर्मुज़ की बात करूंगा। ये ब्लैकमेलिंग है, ये दुनिया के मामलात हल करने का तरीका नहीं है। ठीक है, मामलात को अगर हल करना हो तो दोनों साइडों को कहीं ना कहीं पे लचक दिखानी पड़ती है, सिर्फ एक साइड लचक नहीं दिखा सकती। जाहिर है सैंक्शन जाएंगी, हटेंगी, सारी दुनिया कह रही है सैंक्शन हटेंगी, उसको भी क्यों नहीं यकीन आता, लेकिन वो ये ना कि इसको चीन के जाने तक इस तरह का गंदा कर दो, इतना गंदा कर दो कि वाह, हम सब की जो हमारी ख्वाहिशात थी दिल के अंदर, कब से हम इसराइल को गालियां देते थे, अमेरिका की ऐसी तैसी करते थे, वो आज मुकम्मल हो जाए और हम कहें हम बिल्कुल आज हम पुग गए कि हमने अपना काम अदा कर दिया। अंदाजा लगाएं, हमने दुनिया को मार के अपना काम, अपने आप को बड़ा नहीं करना, दूसरे को छोटा करना। बिल्कुल सही, ये है मजबूरी और ये तरह की। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है, दोनों तरफ के अंदर लचक होगी तो मामला होगा, वरना फिर उसके बाद दूसरी ऑल्टरनेट, ये जो पागल सरफिरे हैं ना, एक उधर बैठे हैं एक उधर बैठे हैं, ये फिर सरफिरों का कोई कंट्रोल किसी के पास नहीं होता। फिर सऊदी अरबिया वॉर में गया तो हम भी जाएंगे, और हम जिस तरफ जाएंगे वो बड़ी वाज़ेह है काम किस तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, सदर ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ मुस्तरद की, यानी एक बार वो उनके मुतालबात मुस्तरद करते हैं, फिर वो उनकी तजावीज़ मुस्तरद करते हैं। अब ये फरमाइएगा कि ये ट्रंप की सियासी ज़रूरत है कि वो दिखाएं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ, या ईरान वाकई गैर लचकदार रवैया दे रहा है? आपकी कमसनी के हवाले से बात करने पे अपने हम सब के बुजुर्ग ज़ैगम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात बता दूँ कि फ़ारसी में हम जाहिल लोग हैं, हम बुज़ुर्ग कहते हैं बुढ़े खूसट को, फ़ारसी में बुज़ुर्ग कहते हैं ग्रैंड को। तेहरान का जो इंटरकॉन्टिनेंटल था वो आज़ादी के बाद, वो शाह के जाने के बाद उसको बुज़ुर्ग आज़ादी का नाम दिया गया था, अच्छा, ग्रैंड फ्रीडम। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये है कि बाकियों से बात करते वक्त थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि यही जुमला वो शायद मैं आपके बारे में बोल सकूं कल, क्योंकि आपको मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं, मैं उम्र चोर हूँ। बहरहाल आप सब ने और आपने भी अपनी कमसनी के बावजूद सुना होगा, एक एक्सप्रेशन है अंग्रेजी का, प्लेइंग हार्ड टू गेट। यस,
प्लेइंग सुना हार्ड है? टू गेट, बिल्कुल सुना है सर। हाँ, ये है असल कहानी। मैं एक जुमले में, चूँकि लंबी बात मुझे करनी आती नहीं। अच्छा, दूसरा आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि नई इलाकाई हकीकतों को मनवाने, हाँ। ये गलत है। ये याद रखना, तारीख़ में नई हकीकतों को मनवाने की ज़रूरत बिल्कुल सानवी होती है, क्योंकि ये ख़ुद अपना आप मनवाने की ताकत रखती हैं। अमेरिका ने अपने साथ जो दुश्मनी की है, नंगा कर दिया है ख़ुद को। ये मजाक नहीं, इन बिटवीन द लाइन्स चाइनीज़ पता नहीं क्या देख रहे होंगे, वो इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे होंगे। वो कोई स्ट्रेट टॉक तो नहीं कर रहे, बहुत कुछ उरियां हो गया और बहुत कुछ उनको समझ आ गया। अच्छा, ये बहुत बड़ा ब्लफ अमेरिका का कॉल कर दिया है उसके हैंडसम प्रेसिडेंट ने। अच्छा, ये जंग अब जंग से ज़्यादा बैटल ऑफ नर्व्स में तब्दील हो चुकी है। और ईरानियन विजडम जो है, आपको पता है कि पहली बार इंसान को लिखना पढ़ना ईरान ने सिखाया था, ईरानियों ने सिखाया था। ये मैं ऐवी नहीं बात करता हवा में, ठीक है, कि उनकी अपनी विजडम है। तो बैटल ऑफ नर्व्स है। अब देखना ये है कि पहले आंख कौन झपकता है। ठीक, जिसके स्टेक्स ज्यादा हैं वो पहले झपकेगा, वो झपकेगा। उनके तो स्टेक्स ही कोई नहीं, वो उनको तो वैसे ही एक साइड पे वो रखा तो पहले ही मरे पड़े हैं। सही है, बखत्म। ठीक हो गया जी। इसी नुक्ते से आमिर साहब आपकी जानिब आऊं। CIA की मुबैना इंटेलिजेंस कहती है कि ईरान मजीद 4 माह तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है। इससे पहले भी एक इंटेलिजेंस थी, जंग शुरू करने से पहले भी मुहतात रहने का कहा गया, ट्रंप ने अपनी मर्जी की थी। अब पसे पर्दा, ये थोड़ा सा इशारा हसन साहब ने भी दिया, पसे पर्दा बड़ी सिफारती और स्ट्रेटेजिक एक खेल भी चल रहा है। कैस्पियन सी का हवाला आ रहा है, चाइना रशिया के रोल की बात हो रही है। क्या अमरीकी पाबंदियों, बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान अपनी माशी बका का खुफिया रास्ता ढूंढ कर खड़ा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह के दबाव से, वो जितना चाहे लिंगर ऑन करने को तैयार बैठा है। अच्छा, आई थिंक ईरान बड़ा क्लियर है कि उसकी क्या सिचुएशन है। और ये जो डिप्लोमेसी, पसे पर्दा डिप्लोमेसी जिसका आपने जिक्र किया, इसके अलावा भी आयशा बहुत कुछ चल रहा है ईरान के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं पर हमने देखा कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसने थोड़ा IRGC से थोड़ा सा ऊपर रह के या थोड़ा सा उनसे साइड से रह के डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो अब वो किस तरह से सब एक हो गए हैं। वो वाला इनिशिएटिव और वो वाला एफर्ट भी अब हमें नज़र नहीं आ रहा। अब ईरान की तरफ से जो भी हमें आ रहा सुनाई दे रहा है, वो लग रहा है कि वो अब सब यकज़बान हो चुके हैं। सो जो ज़रा सी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई थी ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी मिलिट्री लीडरशिप के बीच में, अब हमें वो भी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा देखिए, ईरान इस जंग से पहले, ये भूलना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि दुनिया के लिए इतनी बड़ी मुश्किल बनी हुई है कि जंग से पहले ईरान की अंदरूनी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा मुस्तहकम या बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। और जो ईरानियन रजीम थी, जिसकी ये कंटिन्यूएशन है मौजूदा रजीम जो है, उसको कोई बहुत ज़्यादा हिमायत अपनी आवाम की तरफ से हासिल नहीं थी। पिछले 3 साल के अरसे के अंदर अगर आप ईरान की अंदरूनी सूरत हाल को देखें तो वहाँ पर बदतरीज रजीम के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हैं उनमें इजाफा हो रहा था। और वो एक ख़ास किस्म के, देखिए 50 साल से जिसमें उनकी 3-4 जनरेशन जो हैं वो बड़ी हुई हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप उन प्रोटेस्ट को एनालाइज करते हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस जंग ने क्या किया कि वो प्रोटेस्ट भी दबा दिए हैं। सो ईरान की जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है ना, ठीक है, उसने जितना भी दुनिया को तंग किया हुआ है और जो भी उसने मुश्किल बनाई हुई है दुनिया के लिए, वो वाकई वो अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट हो या ना हो, ईरान को अपने आप को कंसोलिडेट करने का मौका जो है वो ज़रूर मिला है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमें कुछ पता नहीं है ना कि जी कौन सा प्रपोजल ईरान ने दिया जो कि उनको टोटली अनएक्सेप्टेबल है। किसी प्रपोजल के ऊपर वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जी ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, किसी प्रपोजल के ऊपर वो कहते हैं कि जी ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन किसी की भी तफसील वो या ईरान को पता है या अमेरिका को पता है या किसी हद तक पाकिस्तानी लीडरशिप को पता होगी, क्योंकि वो एक मैसेंजर का रोल है उनका इसके बीच में। उनकी तफसीलात किसी को भी नहीं पता। इसलिए अब जो सारा इंटरनेशनल एनालिसिस जो है ना, वो भी इसके आसपास जो पेरिफेरल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो आई डोंट नो कि कहाँ पर ये बात हो रही थी कि ये चीन जाने से पहले हल करेंगे, मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते पहले की वो असेसमेंट थी। लेकिन यहाँ
लास्ट वीकेंड जो था उसके ऊपर ये भी बड़ा क्लियर हो गया था कि ये फ्रेश प्रपोजल जो है उनकी कबूलियत की इससे कतई नज़र कि उनकी क्या तफसीलात हैं, उसकी कबूलियत का इम्कान इसलिए नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जाके अब चाइना को सास आउट करना चाहेंगे कि चाइना एग्जैक्टली कितनी हार्ड लाइन ले सकता है ईरान के मामले के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो मामलात हैं वो ईरान या इस तरह के और कई मुल्कों से, एंड आई वुड इवन से कि इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो स्टेट ऑफ हुर्मस से भी बहुत बड़े हैं। बहुत कुछ है जो कि इन दोनों मुल्कों के बीच में सेटल होने वाला है, और उसके अंदर ईरान और खलीज की जो सूरत हाल है वो इस छोटे से बार्गेनिंग चिप का रोल भी वो कर सकती है। सो आई थिंक कि अब अगले एक दो दिनों के लिए मेरा नहीं ख्याल हमें किसी भी किस्म की सिचुएशन का तजिया मजीद करने की ज़रूरत है जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि यूएस और चाइना के बीच में क्या रहा, और अगर उनके बीच में कोई ब्रॉडर एग्रीमेंट हमें नज़र आती है, स्पेशली टैरिफ्स के मामले में जो कि एक फेस ऑफ द टेंशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना है ना, अगर कोई ब्रॉडर एग्रीमेंट नजर आती है देन वी कैन डेफिनेटली से कि इसका मतलब है कि पसे पर्दा ईरान के ऊपर भी इन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह की एग्रीमेंट हो गई है कि इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज करना। दुरुस्त हो गया जी। यहाँ पर ये सारी सूरत हाल जो वो ईरान के फायदे में जा रही। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया हुकूमत की तरफ से क्यों बना लिया गया है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने अवाम पर एक बार फिर शदीद माशी दबाव डाल दिया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफा किया गया। एक माह में पेट्रोल की कीमत में करीबन 50 रुपए इजाफा किया गया। हैरान कुन तौर पर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे कमी हुई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने 15 रुपए लेवी बढ़ाकर कीमत को 415 रुपए तक पहुंचा दिया। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए जबकि डीजल पर 42 रुपए फी लीटर से तजावुज कर चुकी है, जो कि IMF से तयशुदा 80 रुपए फी लीटर हद से कहीं ज्यादा है। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान अवाम की जेब से करीबन 1330 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में निकाले जा चुके हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर करीबन 198 रुपए के टैक्सेस शामिल हैं। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक आलमी मंडी से कम और हुकूमत की मालियाती कमजोरियों से ज्यादा हो चुका है। ये सूरत हाल कई अहम सवालात को जन्म देती है कि आखिर ये कैसा माशी नज़्म व नस्ख है। जब भी माली खसारा बढ़ता है तो सबसे आसान रास्ता यही इख्तियार किया जाता है कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी जाए। खिते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान अब सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है, जहां कीमतें न सिर्फ आलमी रुझान से अलग हो चुकी हैं बल्कि मकामी टैक्स पॉलिसीज की शिद्दत को भी जाहिर करती हैं। असल मसला यह है कि मईशत को एक तरह की अकाउंटिंग एक्सरसाइज बना दिया गया है, जहाँ असल इस्लाहात के बजाय सिर्फ आदाद शुमार को बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है। FBR की टैक्स वसूली में नाकामी और IMF से अहदाफ में नरमी न लेने का बोझ बराह रास्त आम आदमी पर डाल दिया गया है। जब हुकूमत बराह रास्त टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहती है तो बिलवास्ता तरीके अपनाते हुए पेट्रोलियम ले है। इसका असर सिर्फ ईंधन तक महदूद नहीं रहता बल्कि ट्रांसपोर्ट, खुराक, रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे का बायस बनता है, जिससे महंगाई का ना खत्म होने वाला तूफान जन्म लेता है। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे पैनल से। सवाल इस तरह से, फी लीटर पेट्रोल पर 117 रुपए लेवी, कुल टैक्सेस 198 रुपए, 10 माह में लेवी की मद में अवाम से 1330 अरब रुपए वसूल किए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया क्यों बना लिया है? शहजाद साहब, ये क्या तरीका कार है? ये कोई अकाउंटिंग एक्सरसाइज है? वहां पे हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे तो जारी बात है हुकूमत या उसके इदारे जिम्मेदार हैं। जिस शख्स ने 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल भी डालना है वो भी 150 पौने 200 रुपए सिर्फ पेट्रोलियम टैक्स की मद में दे रहा है। एक्स रिफाइनरी की कीमत 216 रुपए है लीटर। हमारा जो पेट्रोल है उसके ऊपर तकरीबन 200 यानी 198 रुपए समथिंग की फी लीटर की टैक्स, उसके ऊपर टैक्सेस और लेवी का हिस्सा उसमें 117। बाकी GST, ये टैक्स, बोर्ड टैक्स मिला के तो उससे वो डबल हो जाती है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाकी GST और टैक्सेस वैक्सेस जो हैं, ये जो हासिल किए जाते हैं पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में, ये सब के सब जो है ये बाकी सूबों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं बराबर। जो भी आता है वो सूबों में उनके NFC के हिस्से के तहत उनको बांट दिया जाता है। लेवी एक ऐसी चीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी जिम्मेदारी FBR के पास है कि वो जमा करे तमाम के तमाम टैक्सेस को, वो जब अपना काम नहीं कर पाती तो फिर हुकूमत ये काम करती है कि 117 रुपए की लेवी आपके ऊपर लगा देती है।
ताकि जिसका आपका जो शॉर्टफॉल है एफबीआर का, एफबीआर अपना काम नहीं कर सका, उसने टैक्सेस जमा नहीं कर सका, अपने जो है जो उसके अहदाफ है उनको हासिल नहीं कर सका, उनने कहा इनके ऊपर और 170 रुपए डाल दो इन आम लोगों के ऊपर, ताकि वो जब पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें, तो उसकी जो लेवी जो हमें मिलेगी वो हमारे पास आ जाएगी और हम एफबीआर के तौर पे दिखा पाएंगे कि हमारा जो डेफिसिट है वो इतना कम रह गया। इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताऊं, 740 अरब के करीब हमारा एफबीआर का डेफिसिट है, यानी पिछले साल जून से लेके जो अगले साल जून तक का जो हदफ है, वो जो सर्टन आपको दिया गया, उनको हदफ दिया गया, उसमें 724 अरब रुपए की कमी है। लेकिन ये जो टैक्सेस जमा किए गए हैं जो कि होने चाहिए थे, जब उनको जमा किया जाता है ये सब कुछ कर आके जिस तरीके से लेवियां शेवियां मिला के, तो जो आपका टोटल प्रोपोर्शन बनता था उससे एफबीआर को 10% ज्यादा पैसे जमा किए थे एफबीआर। ये कमाल नहीं है कि जो टैक्सेस लेने थे, जो जमा करना था, वो तो सिर्फ 742 अरब था, लेकिन वो नहीं कर पाए। 1330 अरब इकट्ठे कर लिए हैं। एग्जैक्टली इस तरीके से जब आप ये करते हो तो फिर आपका मतलब ये है कि आपने उधर शॉर्टफॉल जो था उसको यहाँ पे और 10% अब तक जो करना चाहिए था उससे ज्यादा हासिल कर लिया। तो आपकी जेब से, मेरी जेब से, हम सबकी जेब से, आम जो आदमी डीजल इस्तेमाल करता है अपनी कटाई के लिए, थ्रेशर्स के लिए, बाकी ट्यूबवेल्स के लिए, और वो जो कि मोटर बाइक पे बैठता है, वो सब इस वक्त 170 रुपए इस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नालायक है और अपना काम नहीं कर पाती, एफबीआर वो काम नहीं कर पाती जिसको करना चाहिए, टैक्स को नहीं जमा कर सकती। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, इतना आसान हदफ क्यों हो गया है, क्यों आसान तरीका पकड़ लिया है कि अवाम की जेब से पैसा आराम से निकाल लो, बस कोई पूछेगा नहीं इस पे? पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है यहाँ भूख, नंग, बर्बादी के अलावा रहा कुछ नहीं। मैं अक्सर कोट करता हूँ, दोबारा कहते हुए शर्म आती है, हबीब जालिब की नज़में, फैज़ की नज़में, शायरी पढ़ लो। वो क्या कहता था, की करी जा रहे हैं, की कदी जा रहे हैं, कदी शिमले जा रहे हैं तो कदी मरी जा रहे हैं। वो जो पंजाबी के हमारे एक शायर थे। रोटी जैसी फिल्में बनी, व्हेन आई वाज एट स्कूल गोइंग कि रोटी का सवाल है, जवाब जिदा रोटी है, बड़े बड़े लोगों लिए गल बड़ी छोटी है। फिर बात मैं आपको ताना कमसिनी का दूंगा, आपको पता नहीं है, टिड्डना पइयाँ रोटियाँ सब। आप अपने मुहावरे देखो, डूब मरने को दिल करता है। आपकी तारीख है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ हो रहा है इन दो पायों के साथ, चौपाए होते हैं ना, हम आदमी नहीं हैं, दो पाए हैं दरअसल, कोई नई बात नहीं है। पहली बात। अच्छा, ये कराची में अभी रिसेंटली अवाम ने बिलावल के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा के रख दी, पुलिसियां ने मारे उन्होंने। इससे आने वाले दिनों का दिबाचा समझें। आज के अखबार की बात कर रहा हूँ, एक की, हमारा दोस्त है नुसरत जावेद, उसने इस मौजू पे अपने कॉलम में क्या आखिरी जुमला लिखा है जिसमें सारी बात बयान करती है, आपके सारे सवालों का जवाब है। वो लिखते हैं, पेट्रोल का हर लीटर खरीदने का हम टैक्स नहीं भत्ता अदा करते हैं। अब नुसरत भत्ता की बजाय अगर जग्गा टैक्स लिखता तो जुमला मजीद लजीज हो सकता था। क्या बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शहजाद साहब ने काफ़ी बता दिया आपको, खित्ते के तमाम ममालिक में पेट्रोल की कीमतें प्यारे इस्लामी जमहूरिया से कम है। प्यारे को निकाल दो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम की बुनियादी फ़िलासफ़ी ये है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। ये तो हो गया आपका इस्लामी जमहूरिया। जमहूरियत तो है ही नहीं, एक से एक बढ़ के वारदाती आता है। ये वारदात है सारी, अब इसकी तफसील में क्या जाना। सही हो गया, हर पढ़े लिखे को पता है। मैं इस पे अब लेक्चर शुरू। ठीक हो गया, ये भत्ता है, जग्गा है या वारदात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, IMF मुसलसल माली नज़्मो ज़ब्त पर जोर दे रहा है जिसके लिए मुल्क आमदन में इजाफा नागुज़ीर है, तो क्या ये उसका आसान तरीका है कि 1 लीटर पेट्रोल पर 200 रुपए करीबन टैक्स की मद में वसूल किए जाएं? कोई रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन, कोई तरीक़ाकार, क्यों मेहनत करनी इतनी? आयशा, इस हुकूमत के लिए ये वाहिद ज़रिया है और उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जब से कम अज़ कम मैंने ये सहाफ़त शुरू की है ना, मुझे कोई ऐसी हुकूमत
नहीं देखने को मिली। और ये मैंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दिनों के अंदर अपनी सहाफ़त शुरू की है। उसके बाद कई दफ़ा सिविलियन हुकूमतें भी आईं, फ़ौजी हुकूमत भी दोबारा आई। मुझे एक भी हुकूमत ऐसी नहीं नज़र आई जिसने अवाम के साथ वो रिश्ता बनाने में वो कामयाब हुई हो कि अगर उसको कोई पॉलिटिकल और या कोई इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना हो तो उसको ये भरोसा हो कि हाँ, हम अगर ये कदम उठाएंगे तो इसमें पब्लिक हमारा साथ देगी। छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लंदन में जब बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है तो एक कंजेस्शन टैक्स लगाने की वहाँ पर बात हुई। शायद मैं ये एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ। तो हुकूमत ने वो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर लगाया, आपकी मजबूरी नहीं थी वो टैक्स देना, लेकिन उसका जो पहला हफ्ता जब उसने वो टैक्स अनाउंस किया तो उसके पहले हफ्ते के अंदर जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन थी ना टू दैट टैक्स, वो 60% से ज़्यादा थी उसके बाद। और उसके कई हफ्तों के बाद वो मॉनिटर करने के बाद उन्होंने उसको बाकायदा कानून बना दिया उसके अंदर। अब आपका क्या ख्याल है आयशा कि अगर ये हुकूमत, और इस हुकूमत का ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा क्योंकि मैंने जितना कमज़ोर पॉलिटिकल रिश्ता इस हुकूमत का अपने अवाम के साथ देखा है, मेरा ख्याल है मैंने माजी में किसी हुकूमत का इतना कमज़ोर रिश्ता नहीं देखा। आपका ख्याल है कि अगर ये हुकूमत, वो हम कहते हैं ना जी वो टैक्स बेस बढ़ाया नहीं जा रहा, वो अगर टैक्स बेस बढ़ाने के लिए अवाम से अपील करे कि देखो इंसान के बच्चे बन जाओ, एक गरीब के ऊपर बहुत या सैलरीड क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, या ये हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है पेट्रोल के अलावा किसी और चीज़ पे टैक्स लगाने का, इसलिए जो तुम लोग अपना टैक्स बचाते हो, चुराते हो, छुपाते हो, वो ना किया करो, ताकि ये मुल्क जो है वो थोड़ा सा, जिस तरह से हमने अपनी दिफाई सलाहियत सेलिब्रेट की है ना पिछले 4-5 दिन, एक दिन ऐसा भी आया कि हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी हम कर सके। तो आपका ख्याल है कि लोग उसकी बात मानेंगे और टैक्स देना शुरू कर जाएंगे? ठीक हो गया। तो ज़ैगम साहब, जो आमिर साहब बात कह रहे हैं वो एहसन इकबाल साहब ने उस पर तस्दीक कर दी, कह के कि जब टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो फिर हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना होगी। तो टैक्स कलेक्शन हुकूमत की नाकामी है, इस तरह का जवाब देना बनता है किसी वफाकी वजीर को? देखिए, हमारी जो हुकूमत है, ये हुकूमतें हैं, उन्होंने एक ऐसा टैक्स नेट बनाया है जिसमें सिर्फ छोटी मछलियाँ फंसती हैं, जो वेले हैं, जो शार्कें हैं, वो निकल जाती हैं। IMF कहती है कि 10 मन मछली पकड़ो, तो अब क्या करते हैं, वो 5 मन मजीद पूंगे पकड़ लेते हैं। आप पूंगे जानते हैं ना, वो जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, वो जो मोटरसाइकिल की टैंकी में 2 लीटर डलवाने आता है, उसे कहते हैं बेटा ज़रा 300 देकर जाओ। क्यों देकर जाओ? क्योंकि आधी इकानमी आपकी अनडॉक्यूमेंटेड है। इसका मतलब है आधा जितना टैक्स आप जमा कर रहे हैं इतना ही जमा कर सकते हैं। सिर्फ टोबैको को देखें, 300 अरब रुपए का जो टैक्स चोरी है वो सिर्फ एक सेक्टर में होती है। 40 कंपनियां, 2 मल्टीनेशनल जो हैं गैर मुल्की कंपनियां टैक्स दे रही हैं। साहब, ये बातें पता नहीं कितने साल हो गए हम ऐसे ही सुन रहे हैं, मतलब कोई 2 दहाइयों से तो मैं कवर करते हुए इनको सुन रही हूँ कि ये हल किसने कर रहा है? हम यही बताते रहेंगे एक दूसरे को। अब तो ये लगता है कि शायद हमारे पोते भी यही सुनते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारी अपनी अखीर नहीं आएगी और हम इनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे और ये नहीं करेंगे कि आप बस कर दो, या हम ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो खुद शार्क होंगे और शार्क को पकड़ने से इनकार करेंगे और पूंगे पकड़ कर खाएंगे सिर्फ, तो उस वक्त तक तो यही होता रहेगा ना। ठीक हो कि पूरा जब इकोनॉमिक मॉडल ही इस तरह का है जो ग्रोथ पर बेस्ड ही नहीं है, जो एलिटिस्ट के मफादात पे बेस्ड है, जो एक्सट्रैक्शन पे बेस्ड है, जहाँ पे आप पे हुकूमत करने वाले जो हैं वो एक एक पाव चीनी में से पैसे निकाल के खुद अरबों रुपए कमाते हों। जी जी, और आज फिर एक्सपोर्ट की इजाजत मांग ली है पूरा जब तक आपका जी देखिए, जब तक पूरा आपका माशी मॉडल नहीं बदलेगा तो यही कुछ होगा ना। और अब ये है कि एक तरफ हम उस कामयाबी का जश्न मना रहे हैं जिस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए आपको माशी तरक्की चाहिए। वेरी वेल। अगर हम चाहते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी हमें ऐसे कामयाबियां मिले तो फिर हमें माशी तरक्की चाहिए। इस माशी मॉडल को बदलना जरूरी है। बिल्कुल, ये काम बहुत जरूरी है ये कहना कि इकोनॉमिक मॉडल पर काम कर लो, अब बस कर दो। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।